अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेजबान मानुर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान रिजवान अली अहमद की जानिब से एक नई सुबह हमारी पूरी टीम की जानिब से इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि अपने दिन का आगाज़ अब कर चुके होंगे और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम के आगाज़ पे सबसे अहम टॉपिक जो हर तरफ डिस्कस हो रहा है और वो है मौसम। हम अप्रैल के अख्ताम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मौसम अभी भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के बराए इलाकों में कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है। बिल्कुल जनाब। और मौसम जो है वो जेर बहस इस वजह से भी होता है क्योंकि मौसम का ताल्लुक हमारी देखा जाए तो इकोनॉमी से भी है, एग्रीकल्चर से भी है। और यालाबारी जो हुई कल वो कुछ ऐसी थी कि थोड़ा सा हम भी परेशान हो गए कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो फसल की कटाई हो रही है, जो तैयार फसलें खड़ी हैं, वो उनको किस तरह अफेक्ट करेगी। और इसके साथ साथ हम दुआगो भी हैं कि ये जो बारिशें हैं ये बाइस रहमत हो। एक और चीज़ इससे फ़ायदा ये भी हो रहा है कि जो पाकिस्तान के वाटर रिजर्व्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है, लेकिन ये जो बारिश है ये किसानों के लिए, हमारी तैयार फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का बाइस बन रही है। और हमारी फूड सिक्योरिटी जो सबसे अहम चीज़ है, मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी बलूचिस्तान से खबर ये आई कि वहाँ पर भी बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल हुआ, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में शदीद बारिशें हुई। NDMA की जानिब से भी रिपोर्ट्स जारी की गई जो नुकसानात हुए हैं। इसके साथ साथ जो इमदाद फ्राहम की जा रही है उस हवाले से भी NDMA ने कुछ स्टैट्स शेयर किए हैं। लेकिन मौसम तब्दील हो रहा है, मौसमियाती तब्दीली का हम सामना है। अब हम मौसम के हवाले से ज़रा तफसील से बात भी करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि अप्रैल के आखिर में और ये पूरा वीक इसमें मौसम कैसा रहेगा। बिल्कुल जनाब। जहां हम मौसम के हवाले से बात करें, इस पे तो हम जरा तफसील से बात करेंगे। अब जरा सियासी मैदान का रुख करते हैं कि वहां पे कैसा मौसम चल रहा है, क्योंकि ये भी मौसम होते हैं, कभी वो कहते हैं ना एक फेज आता है, खिजा का मौसम है, बहार का मौसम है, या जो है बहुत सर्दी चल रही है या बहुत गर्मी चल रही है। तो देखा जाए तो सही गर्मा गर्मी चल रही है और वो गर्मा गर्मी बहुत पॉजिटिव वे में चल रही है। हम काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि चाहे तो फॉरेन डेलीगेशंस हो, उनकी पाकिस्तान आमद हो, चाहे वो हमारे डेलीगेशंस हो वो जा रहे हों दीगर ममालिक में, ताकि ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके, ताकि तजारत में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया जा सके, खित्ते की तरक्की के लिए काम किया जा सके। और अगर सऊदी अरब के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ जो बरादराना ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने भी हैं, बहुत मजबूत भी हैं। और उसमें हम देख रहे हैं कि वो ताल्लुकात सिर्फ इस वजह से नहीं कि दोनों इस्लामी ममालिक हैं, बल्कि तजारत हो या दीगर मामलात हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब मौजूद हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें, साइडलाइंस पर मुलाकातें जारी हैं। सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सऊदी अरब के सरमायाकारी के वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दिया है। जिस रफ्तार से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का काम करते हैं उसको एक्नॉलेज किया गया है। और इस मौके पर यह भी कहा गया है सऊदी क़यादत की जानिब से कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, पाकिस्तान के साथ तिजारत के हवाले से जो मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए और जो दीगर माहिदे तय पाए हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और तेज़ रफ्तारी से इसको यकीनी बनाया जाएगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है अगर हम ताउन के हवाले से बात करें तो सेहत के शोबे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, इसको अव्वलीन मसला करार दिया गया है। और इसमें जो पाकिस्तान के इकदाम रहे प्री कोविड, पोस्ट कोविड, और इसके हवाले से भी बात की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में माहिर मौशियात, मेंबर कौमी असम्बली और सनतकार भी मौजूद हैं और वही हमें बेसिकली बताएंगे कि ये दौरा वो उसको इस नज़र से कैसे देखते हैं, क्योंकि एक मेंबर कौमी असम्बली की नज़र से, फिर खुद एक सनतकार होने की नज़र से वो इसको कैसे देख रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने। मिर्ज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि मैं मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली नहीं हूं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिजनेस फोरम का सदर भी हूं और मईशत के ऊपर गहरी नज़र भी रखता हूं। जी मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आपसे हम जानना ही चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये सऊदी अरब का दौरा है और बतौर प्राइम मिनिस्टर इंतखाब के बाद उनके सऊदी अरब का ये दूसरा दौरा है, जबकि वर्ल्ड बिजनेस फोरम में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। वहाँ पर साइडलाइन अहम मुलाकातें हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं एज ए बिजनेसमैन, बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से आप कैसे देखते हैं, कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? देखिए, जैसे अभी आपने इंट्रो में ये कहा है कि हमारे सऊदीया के साथ जो ताल्लुकात हैं एक नए दौर में दाखिल हुए हैं और इस बार भी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विज़िट है, जो अल्फाज वहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं
कि पाकिस्तान का मिशन जो है वो सऊदी अरब का मिशन होगा और पाकिस्तान की तरक्की जो होगी वो सऊदी अरब की तरक्की होगी। तो बड़ी खुशी होती है देख के एक नए एरा के अंदर दाखिल हुए हैं। अच्छा, ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का एक स्पेशल इजलास है जो सऊदी अरब में मुनक्किद हो रहा है और इसका मकसद है कि ग्रोथ और एनर्जी जो है वो डेवलपमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी है। कोई भी मुल्क अगर तरक्की करना चाहता है तो ग्रोथ और एनर्जी के बगैर नहीं कर सकता। तो इसमें हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। उसके लिए कोई 90 ममालिक के 1000 से ज़्यादा इस वक्त वहाँ लोग मौजूद हैं, बिजनेसमैन भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशल्स भी हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये की है कि जो इजलास अटेंड किया, इसके अलावा साइड लाइन्स के ऊपर IMF की जो सरबराह हैं उनसे मुलाकात की है और आज आपको इंशाल्लाह शाम में भी ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि पाकिस्तान को $1.1 बिलियन की ट्रेंच जो है वो हमें पाकिस्तान को रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद कुवैत के अमीर से उन्होंने मुलाकात की है, बिल गेट्स से मुलाकात की है और इन तमाम लोगों से ये चीज़ कही गई है कि वो पाकिस्तान में आएँ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे ये बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जाने से कबल शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बिजनेसमैनों से भी मुलाकातें की थी और मैं भी उन मुलाकातों में उनके साथ शरीक था। और उन्होंने जाने से पहले ये बतला दिया था कि अब जो है हम किसी से उधार लेने या कर्ज़ लेने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। मैं जहां भी जाऊंगा उस मुल्क से रिक्वेस्ट करूंगा, ख़ासतौर पर सऊदीया से, कि आप आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और ये था आपने देखा था कि अभी सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा थे एक बड़ी हाई डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए थे और उनको $35 बिलियन के जो हैं वो प्रोजेक्ट्स बतलाए गए हैं। तो उसमें अब वो सरमायाकारी करेंगे। साथ ही में सऊदी अरब जो है मोर देन $1 बिलियन की जो सरमायाकारी है वो रेकोटेक के अंदर जो है वो कर रहा है। तो ये सब कर्जा नहीं है, ये सब जो है ये इन्वेस्टमेंट होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, जो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और हमारे जो है सऊदी अरब से हमने उनको जो ऑफ़र किया है वो एग्रीकल्चर में दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत फर्टाइल लैंड है, माइनिंग हमारे पास जो है उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। और सबसे बड़ी हमने उन्हें ये भी बतलाया है कि हम जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, जिसमें PIA है, जिसमें स्टील मिल है, जिसमें और दूसरे हैं, सिविल एविएशन को कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स को कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी सऊदीया को हमने फैसिलिटीज़ दी हैं और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी इंटरेस्ट शो की हैं, क्योंकि वो तमाम जो हैं वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हमें आ सकती है। तो पूरी उम्मीद यह है कि हमारे जब से ये हुकूमत फॉर्म हुई है और इस हुकूमत के फॉर्म होने के बाद और स्टेबिलिटी जो आप देख रहे हैं वो इकनॉमिक में भी और दूसरे शोबे में भी जो आई है, उसके बाद सऊदीया ने जो प्लेजेस हमारे साथ कर रखी थी उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। इलेक्शन से पहले जैसे आपको पता होगा कि आर्मी चीफ साहब भी जो है दुबई भी गए थे, वहाँ पे भी कोई $20 बिलियन के जो थे वो MOU साइन हुए थे। इंशाल्लाह अब वो भी इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम हुकूमतें जो थीं वो इंतज़ार कर रही थी कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाएं और नई हुकूमत यहाँ पे आ जाए। तो मैं ये सोचता हूँ कि आने वाला वक्त जो है मईशत के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप देखेंगे कि अब रोज़ाना हमें एक नई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। जैसे अभी हुकूमत संभाले को थोड़ा ही वक्त हुआ है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो कि नंबर 2 मैन तस्वुर किए जाते हैं, वो अपने वक्त के साथ आए। सदर जो है अपने ईरान के, उन्होंने पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए और उन्होंने भी ये कहा कि हम पाकिस्तान से तिजारत को तकरीबन कोई $10 बिलियन तक लेके आना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमारी मुश्किलात अब ख़त्म हो रही हैं और अगर हम मेहनत करते हैं तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, देखा जाए तो ये एक बहुत अहम दौरा भी है और ख़ास तौर पे पहले भी जो देखा जाए उसी एक दौरे की कड़ी भी है जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उधर गए हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेहत का शोबा, और सेहत के हवाले से बात करें तो अब ये हमारी हर चीज़ के साथ लिंक्ड है, क्लाइमेट चेंज के साथ भी लिंक्ड है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी के साथ भी लिंक है। अब ये जो बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, जिस तरह किसान परेशान हैं, इसके साथ भी लिंक है। तो अब ये जो सेहत को अव्वलीन तरजीह दी गई है, ये कितना इंपॉर्टेंट था ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड सिनेरियो में। पोस्ट कोविड इस वजह से क्योंकि कोविड में तो पूरी दुनिया ने एक साथ सफ़र किया, अब तो हर एक की अपनी अपनी जंग है, तो इसमें कितना ज़रूरी था सऊदी अरब के साथ कोलैबोरेट करना? देखिए, इसके अंदर बहुत इसकी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मुल्क है जो विक्टिम है इन तमाम चीज़ों का। क्लाइमेट चेंज जो है उसने पाकिस्तान को, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने सबको यही बतलाया कि पाकिस्तान विक्टिम है जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि हमारा कार्बन उसमें फुटप्रिंट जो है हमारा बहुत माइनर है
मगर नुकसानात हमें जो लास्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि यहाँ पे सैलाब आए हैं और अरबों डॉलर्स के प्लेजेस भी की गई थी, मगर उन प्लेजेस के ऊपर था कोई इतना ज़्यादा अमल नहीं हुआ और बहुत कम अमाउंट पाकिस्तान को जो मदद मिली है यूनाइटेड नेशन से और दूसरे ममालिक से। सेहत का जैसे आपने कहा बड़ी शदीद इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के बाद पूरी दुनिया ने यह एहसास किया है कि एक कोऑपरेशन हमारा आपस के अंदर होना चाहिए, ताकि इस तरह के कभी जब कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो उसको सब मिल के उसके अंदर पाकिस्तान का जो है हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा मकाम है। हमारे पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर्स हैं, अमेरिका यूरोप और हर जगह वहाँ पे मौजूद हैं, और पाकिस्तान जो है इस चीज़ पे भी काम कर रहा है कि किसी तरह के से मेडिकल टूरिज़्म हो, ताकि गल्फ़ कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएँ, इलाज कराएँ, जो मच चीपर होगा कंपेयर टू यूरोप और अमेरिका पे जाने के। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और अगर अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ इस फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पाकिस्तान जो है उसके पास अच्छा टेक्निकल डॉक्टर्स वगैरह और फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से ये विन विन सिचुएशन होगी फॉर बोथ द कंट्रीज़। बिल्कुल सही। मिर्ज़ा साहब, हम देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वहीं पर आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर जो मुलाकातें हुई हैं, अमीर कुवैत से मुलाकात हुई, फिर MD IMF से उनकी मुलाकात हुई, और वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद उनकी MD IMF से पहली मुलाकात थी। फ्यूचर प्लान के हवाले से लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म जो भी पाकिस्तान और IMF के दरमियान एग्रीमेंट होगा उस हवाले से गुफ्तगू हुई है, और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से भी IMF की MD ने अपने एतमाद का इजहार किया है। इन मुलाकातों को ख़ासतौर पर अमीर कुवैत से मुलाकात और पाकिस्तान में अगेन मज़ीद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा निकल सकती हैं इन मुलाकातों की वजह से? देखिए, ख़ास तौर पे आपको ज़िक्र करूँगा IMF का। IMF की जो सरबराह हैं वो बहुत हमारे प्राइम मिनिस्टर को लाइक करती हैं। मैं आपको इसकी मिसाल ये दूंगा कि लास्ट ईयर जब PDM की हुकूमत थी तो IMF जो था वो हमारे पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, और रोज़ाना इस तरह की खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान कहीं श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट नहीं कर जाए। और फिर शायद आपको याद हो कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मिले और उनको कन्विंस किया, और फिर उसके बाद वो माहिदा तय आ गया। और आज जो मुलाकात हुई है उसके अंदर भी पाकिस्तान की अब एक और हम माहिदा करना जा रहे हैं IMF के साथ, जो लॉन्ग टर्म माहिदा होगा, जो 6 से 8 बिलियन डॉलर का वो होगा। और इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि ये बहुत जल्द ये माहिदा हो जाएगा। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बतला दिया है कि अब हम नहीं चाहते कि हम घड़ी घड़ी IMF के पास जाएं। तो ये मुझे उन्होंने कहा था कि ये आखिरी माहिदा होगा IMF के साथ, और इसके बाद हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। जहां हम अपने दोस्तों से कर्जा नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे, वहाँ IMF के पास भी अब हम हर बार नहीं जाएंगे। तो बड़ी अच्छी मुलाकात को ख़ास तौर पर इंटरनेशनल जो अरीना था उसके अंदर बड़े उससे देखा जा रहा था, बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जा रहा था। और आज जैसे मैंने आपको ये कहा कि इंशाल्लाह आज इजलास भी है पाकिस्तान का, IMF के बोर्ड का इजलास है, जिसमें पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर जो उनको ट्रेंच एक आनी थी वो आ जाएगी। और ऐसे वक्त में जब हमारे ज़खायर जो हैं वो आप बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, उसके अंदर 1.1 बिलियन डॉलर जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिससे हमारा रुपीस जो है वो भी मुस्तकम होगा। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मीशत में बेहतरी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज जो है कभी इस सतह पर नहीं था, 72 73 का, अब उसके ऊपर आ गया है। सरमायाकारी सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो गई, जो बिल्कुल ज़ीरो के करीब होकर रह गई थी। तो ये बड़े अच्छे इंडिकेटर्स हैं। कुवैत की भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनके भी अमीर वगैरह पाकिस्तान आएंगे। UAE ऑलरेडी पाकिस्तान को कमिट कर चुका है कि पाकिस्तान ने 20 बिलियन डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। कतर जो है वो भी आगे बढ़ने को तैयार है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ये शो करता है कि आपकी हुकूमत जो है उस पर लोग बिलीव करते हैं कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर को सब लाइक करते हैं, जहाँ वो जाते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये डूअर आप हैं, आपकी स्पीड की हमने बड़ी तारीफ़ सुनी है। तो सबको ये पता है कि ये वो हुकूमत है जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है। कुछ थोड़ी मुश्किलात हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि ये ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली मदद करेगा। अगर कुछ नहीं करते, हमें पाकिस्तान को हमारे वर्क फोर्स ही वहाँ पे और बढ़ जाए। इस वक्त सबसे बड़ी हमारी जो 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस हैं उसके अंदर सऊदी अरब जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आ रही हैं। और हमेशा
प्राइम मिनिस्टर साहब उनको इस बात पे भी जोर देते हैं कि आप दूसरे ममालिक के बजाय पाकिस्तानी वर्कर्स को, अगर यही वर्कर्स हमारे स्किल्ड वर्कर्स चले जाएँ तो हमारी ये $30 बिलियन $45 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अच्छी चीज़ें हैं जी, और मैं इसमें मुबारकबाद देता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को कि साइड लाइन्स के ऊपर भी वो जो हैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आप बहुत जल्द देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मिर्ज़ा साहब, आप सदर बिजनेस फोरम भी हैं, आप माहिर माशियात भी हैं। अब ये जो दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम तो हो रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सनतकारों को क्या मशवरा देंगे? हमें प्राइवेट सेक्टर में बेहतरी लाने के लिए क्या करना होगा ताकि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इसके साथ जो है वो मुल्क तरक्की करे? क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो हो रहा है काम, अब प्राइवेट सेक्टर में भी ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने जी बिल्कुल सही कहा कि ये प्राइवेट सेक्टर्स ही है जो दोनों ममालिक के जो बिजनेसमैन हैं वो हैंड्स ज्वाइन करते हैं और चीज़ें आगे आती हैं। अभी आपने देखा कि ईरान का भी जो सदर आए थे वो भी अपने साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशंस लेके आए थे बिजनेसमैनों का। मेरी भी उनसे काफ़ी मुलाकात हुई और वो लोग भी पाकिस्तान के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट के ऊपर है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है दूसरे ममालिक के। पहले सिर्फ प्रॉब्लम हमें ये आ रही थी कि रेड टेप बहुत ज़्यादा थी। अगर कोई सरमायाकार या बिजनेसमैन गल्फ़ कंट्रीज से या कहीं से पाकिस्तान आता था तो सालों उसको गुजर जाते थे कि उसकी फ़ाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री जो थी वो जाके, और वो आखिर में डिसअटेंट होकर अपना इरादा जो था बदल देता था। मगर जब से ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल जो है फॉर्म हुई है उसके बाद ये वन विंडो ऑपरेशन हो गया है और इसमें अब कोई बिल्कुल देरी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। पहले जो था एक ऑफिशियल्स जो था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या एक सेक्रेटरी ये डरता था कि अगर मैंने इसके ऊपर कोई डिसीजन ले लिया है तो कल नैब या FIA जो है वो मुझको परेशान नहीं करे। तो इस वजह से हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट तकरीबन आनी बंद हो गई थी। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव का सिर्फ हुकूमत नहीं है, इसके अंदर हमारी आर्म फोर्सेस भी है, वो भी इसके अंदर मिले हुए हैं दोनों, और ये मिल के ये चीज़ जो चल रही है इसके बाद इन्वेस्टमेंट में हमको बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। क्योंकि जब SIFC जब है वो बतलाते हैं हमको कि इतने दिनों में आपको ये मिल जाएगी और फैसिलिटेट करेंगे, और एक आदमी जो है वो डेडिकेट कर दिया जाता है और इन्वेस्टर आके उससे पूछता है तो वो उस फाइल को लेके जाता है और विद इन नो टाइम जो है आपको वो इन्वेस्टमेंट की इजाज़त भी मिल जाती है, उसकी सिक्योरिटी जो उनको चाहिए होती है वो भी दे दी जाती है। तो मेरे ख्याल है कि अगर ये पहले होती तो आज हमें इतनी मुश्किलात फेस नहीं करना पड़ती और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होती, बट इट्स नेवर टू लेट। इंशाल्लाह ये होगी। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, हम देखते हैं कि जैसे आपने प्राइवेट सेक्टर के हवाले से बात की वैसे ही पाकिस्तान में आउटसोर्सिंग के हवाले से बात हो रही है। निजकारी के हवाले से वज़ीर ख़जाना भी वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक और काबीना की मंजूरी के बाद निजकारी के हवाले से भी मुश्किल फैसले मुआशी सूरत को बेहतर करने के लिए किए जा रहे हैं। इस सेक्टर में आप कैसे देखते हैं आउटसोर्सिंग करना कितना फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि IMF के साथ जब भी हमारी मीटिंग्स होती थी, IMF पर सबसे ज़्यादा शिकायत पाकिस्तान से ये होती थी कि आप जो हैं एक तो सब्सिडी नहीं दें और दूसरी चीज़ ये होती थी कि लॉस मेकिंग जो हमारी कंपनियां हैं, अब मैं सिर्फ PIA की मिसाल आपको दूंगा कि 500 अरब रुपए का बर्डन जो है PIA हमारी इकॉनमी के ऊपर है। उसके बाद स्टील मिल आप देखें, लोग बैठे हुए घर के अंदर उनको सैलरी दी जा रही है, कोई उनका आउटपुट नहीं। इस तरह के बहुत से हैं, तकरीबन 700 अरब रुपए का हम पे बर्डन है जो हम सिर्फ लॉस मेकिंग जो ये हैं उसके अंदर हम हर साल डाल देते हैं और वर्चुअली उसका कोई हमें रिजल्ट्स नहीं मिलता। एक गुड न्यूज़ जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में भी ये सुनाई थी कि PIA की इंशाल्लाह निजीकारी जो है बहुत जल्द आप लोग गुड न्यूज़ सुनेंगे। और सबसे बड़ा उन्होंने ये बताया कि इसमें इतनी शफाफियत अपनाई जा रही है कि किसी को कोई इसके अंदर वो नहीं होगा कि शफाफियत नहीं अपनाई गई है। तो PIA इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हमारा
जो स्टील मिल है वो भी एक लॉस मेकिंग वेंचर है, उनको इसी तरह प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, हुकूमत का काम आपको फैसिलिटेट करना है। हुकूमत का काम जो है वो इदारे चलाना नहीं होता। पूरी दुनिया में ये हो गया। एयरलाइंस जो हैं अब दुनिया में प्राइवेट हो गई हैं मुल्कों के बजाय। एयरपोर्ट्स जो हैं वो प्राइवेट हो गए हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें, तो अब हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कई मुल्कों के अंदर रेल्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है उसको रन कर रहा है। तो एक गुड न्यूज़ ये हो रही है कि वन बाय वन आप देखेंगे कि हम सरमायाकारों को जो पाकिस्तान अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको बतला रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक तो IMF की भी ये डिमांड है हमारी, और दूसरी इसके अंदर ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, मैं आपको यहाँ कराची में मैं रहता हूँ, कराची इलेक्ट्रिक जो थी एक ज़माने में वो बहुत प्रॉब्लम्स के अंदर जा रही थी और बहुत ह्यूज लॉसेस थे। अब ये देखिए, जब एक प्राइवेट सेक्टर आया उसके अंदर तो आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक जो है वो प्रॉफिट के अंदर आ गई है और इन्वेस्टमेंट्स भी वहाँ पे हो रही हैं, बाहर से लोग ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स उसके अंदर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है प्राइवेटाइजेशन जो है इट्स ए वेरी गुड मूव अगर ये हुकूमत जैसे, मगर इसको करना इतना आसान नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम हमें ये फेस करनी पड़ती है कि जो वर्कर्स हैं वो ले ऑफ नहीं हों। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बतलानी पड़ती है कि इन्वेस्टर्स को कि इन वर्कर्स को आप ले ऑफ नहीं करेंगे और उनको आप अपने साथ लेके चलेंगे ताकि उनके जॉब्स जो है नहीं जाएं। तो मगर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अब पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन के अंदर, और PIA का तो इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, इंशाल्लाह विद इन ए मंथ आप एक गुड न्यूज़ सुनेंगे कि इसके अंदर, और काफ़ी इंटरेस्ट हो रहा है सिविल एविएशन के अंदर। जो हम सोच रहे हैं कि अपने एयरपोर्ट्स जो हैं वो हम उसके अंदर, टर्की ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अपनी शो की है, दूसरे कंट्रीज़ ने की है, UAE ने अंदर शो की है। और अगर वो देखिए वो इसमें जिद्दत भी लाते हैं क्योंकि जो हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट भी शामिल होती है कि आप इसको अपग्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक इंटरनेशनल आपको मतलब उसका जो है वो लुक नज़र आता है। अच्छा मिर्जा साहब, यहाँ पे एक और चीज़ भी जिस तरह आपने पॉइंट आउट की है कि आपने इन्वेस्टर्स को ये बताना होता है कि ले ऑफ नहीं किया जाएगा मुलाजमीन को। अनफॉर्चुनेटली जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, पूरी दुनिया में तर्ज हुकूमत ऐसा ही है कि वो प्राइवेट सेक्टर को देते हैं अपने, चाहे एयरलाइंस हो चाहे डिफरेंट इदारे हों, हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, हमारे यहाँ वर्कर जो है एहतजाज करना शुरू हो जाता है। अब इसमें ज़रूरी कितना है कि वर्कर्स को, आवाम को इस चीज़ की आगाही फराहम की जाए कि प्राइवेटाइजेशन से मुल्क की इकॉनमी पे क्या जो है वो फ़ायदा होगा, सर्विस स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो कितना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाएगा। इस पर कौन कौन से इदारों को मिलकर काम करने, ताकि जो आम आवाम है, जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है हुकूमत की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, वो ख़त्म हो, ताकि शऊर उजागर हो कि बेचा नहीं जा रहा मुल्क को। ये प्राइवेटाइजेशन एक तरीकाकार होता है कि इसी तरीके से हुकूमतें भी चलती है, मुल्क भी चलते हैं। मिर्जा साहब, आप से हमारा सवाल ये था कि जिस तरह आपने भी ये पॉइंट आउट की कि बेसिकली हमने अब आई, सॉरी, आई एम सो सॉरी, लास्ट में आपकी वॉइस मैंने लॉस्ट कर दी थी। हाँ, ओके, लेट मी कंप्लीट इट। मेरा सवाल आपसे मिर्जा साहब ये था कि आपने एक बात की कि हमने इन्वेस्टर्स को ये बताना होता है कि आपने ले ऑफ नहीं करना एम्प्लॉयज़ को। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, उनको बताना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या ये शऊर उजागर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी चीज़ की प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो मुल्क को बेचा नहीं जा रहा। ये इसी तरह हुकूमत चलती है, इससे क्वालिटी एश्योरेंस होगी, इससे आपकी नौकरी भी महफूज रहेगी, इससे आपका जो मुल्क का एक इकोनॉमिक सर्कल है वो भी बहाल रहेगा, और उस पर क्वालिटी इंश्योरेंस के साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इस चीज़ को मेंटेन रखेंगे। जो हुकूमत ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की, बल्कि उसमें कुछ एक एडिशन ही लेकर आएंगे। ये उजागर करना शऊर कितने ज़रूरी है और किन किन इदारों की जिम्मेदारी है? आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस बन गई है कि जैसे ही हम ये बात करते हैं कि हम PIA की या स्टील मिल की नजेकारी करने जा रहे हैं, लोग जो हैं सड़कों पे आ जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। और इससे पहले जितनी भी हुकूमतें थीं उन्होंने जब भी ये फैसले किए थे वो फिर इंसान घबरा जाता है, और घबराने के बाद हुकूमत जो है वो कहती है कि ये मुश्किल फ़ैसला मेरे ख्याल से हम नहीं करते हैं, और ये ड्रेन आउट हो रहे थे हमारे रिसोर्सेज, पैसे जो है। बट अब जी ईच एंड एवरी पेनी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो उसमें यह है कि हमारे लोगों को भी अच्छा, दूसरे ये इदारे जितने भी जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये नहीं है कि ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है। अब मैं आपको पीआईए की मिसाल दे रहा हूँ कि जिन एयरलाइन प्राइवेट के पास 3 या 4 जहाज हैं वो अरबों रुपए कमा रहे हैं, और पीआईए जिसके पास इस वक्त 35 से 40 कोई जहाज जो है ऑपरेशनल हैं, वो लॉस के अंदर जा रहा है। इट मीन्स हमने क्या गलती की कि हमने वहाँ पे ओवर स्टाफ रख दिया, पॉलिटिकल फैसले किए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया कि वहाँ पे गुंजाइश से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे डाल दिया, तो पर प्लेन जो एक दुनिया भर का रेशो होता है वो आउट हो गया, जिसकी वजह से हम जो पूरा इदारा जो था वो उसमें चला गया। स्टील मिल के साथ भी जब ये हुआ तो पॉलिटिकल भी जो थे, पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर होते थे कि जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते थे तो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो थी वो उसके अंदर राज़ी नहीं होती थी अपना प्रेशर। मगर इस बार जो सबसे पॉजिटिव चीज़ हुई है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि वक्त आ गया है कि हम इन इदारों को जो लॉस मेकिंग के अंदर जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करें, और वहाँ के लोगों को भी इसको थोड़ी सी समझ आई है कि वाकई में कि ये चीज़ जो है फॉरएवर के लिए नहीं चल सकती। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह फर्स्ट फेज़ के अंदर अगर हम पीआईए को प्राइवेटाइजेशन हो जाती है विद इन ए मंथ, तो आप देखेंगे कि उसके बाद हमारी भी हिम्मत बढ़ जाएगी, और एक इन्वेस्टर जो बाहर से आएगा उसकी भी हिम्मत जब बढ़ेगी तो पाकिस्तान के दूसरे, और इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर सिर्फ अगर हम बेहतरी ले आएँ तो ये इदारे जो हैं हमें अरबों रुपए कमा के पाकिस्तान को भी मिलेंगे, और जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएगा जी उसको भी एक अच्छा रिटर्न इसके अंदर शामिल होगा। और हम यहाँ पे अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो है प्राइवेटाइजेशन में यही रखी जाती है कि ले ऑफ अननेसेसरी आप नहीं करें। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब्स पे आते नहीं हैं, सालों साल नहीं आते हैं, घर के ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि जी हमारी नौकरी लगी हुई है, जाके वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि पूरा इदारा जो है वो जो है बीमार हो गया है, और अब ज़रूरी है कि उसकी सर्जरी जो है हम करें उसकी। बिल्कुल सही। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ सुबह पाकिस्तान में, और आप बात कर रहे थे पाकिस्तान में ख़ासतौर पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और मानूर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से जो अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनकी जानिब से जब किसी भी बात पर कंसेंसस होता है तो उसके बाद फिर ये अवाम तक भी जाती है बात। जो आप पूछ रही थी या जानना चाह रही थी या हम भी जानना चाहते हैं, हमेशा हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, तो उसमें होता है कि जो लोगों को गलत फहमियाँ होती हैं, फैसले उसके स्टेप बाय स्टेप जो रिजल्ट्स होंगे उस हवाले से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल जी, अब हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि आज से मुल्क भर में पोलियो के हवाले से, पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के हवाले से शुरू कर दी गई है मुहिम, और इसमें मजमूई तौर पर मजमूई तौर पर 2,40,00,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, और 91 अजला में मुल्क के आज इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। तो अगर आपके बच्चे सो रहे हैं, आपके बच्चे बाहर हैं, तो उनको लाजमी उठाएं, उनको बाहर बुलाएं और उनको पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी नेग्लिजेंस उनकी पूरी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो सकती है। ब्रेक के जाने बढ़ते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हमने मौसम से किया, और जब मौसम की बात करते हैं तो हम ज़रा शायराना भी हो जाते हैं। लेकिन मौसम जो है वो पहले तो हम ये कहते थे कि मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं, लेकिन मौसम अब बदल ही नहीं रहा। बारिश का जो सिलसिला है ये शुरू हुआ है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूँगा, थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर्स ऊपर गए हैं मैदानी इलाकों में, और अगर बारिश नहीं हो रही तो एकदम से जो शिद्दत है गर्मी की उसमें इजाफा हो जाता है। 40, 41, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अगर हम मैदानी इलाकों की बजाय बाराई इलाकों की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर्स में वेरिएशन है। अभी अंडर 40s ही हैं टेम्परेचर्स, लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर्स ऊपर जाने, खासतौर पर सिंध की बात की जाए, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों की बात की जाए, या फिर जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों की बात की जाए, डेरा इस्माइल खान और पाकिस्तान के वो इलाके
जहां पर गर्मी रिकॉर्ड कायम करती है वहां पर ऑलरेडी 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर लेकिन जिन इलाकों में बारिश की प्रिडिक्शन थी 1 मई तक, उनमें जो है एक्सटेंड हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 मई तक। अब देखते हैं कि और क्या क्या प्रिडिक्शन है बारिश के हवाले से, और खासतौर पे जो गर्मियों का स्पेल होगा क्या उसमें भी इसी तरह बारिशें रहेंगी, उसमें भी मौसम जो है इसी तरह का मॉडरेट सा रहेगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ प्री मानसून से पहले हमारा स्प्रिंग ही बारिशों वाला सारा। खैर इस हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है जी डॉक्टर सरदार सरफराज ने, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप मौसम की क्या सूरत हाल है, आप क्या देख रहे हैं, अगले दिनों में क्या होगा, ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, टेम्परेचर पीक पे जाते रहेंगे या कुछ वेरिएशन और आएगी इसमें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो करंट स्पेल चल रहा था, बड़ी तेज़ बारिशें हुई मुल्क के बेशतर एरियाज़ में, ख़ासकर कश्मीर, केपी और बलूचिस्तान, इन तीनों जगहों पर तो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पेल हुआ और उसके नतीजे में फ्लैश फ्लडिंग हुई, खासी एक तरह से डिस्ट्रक्शन भी हुई, अमवात भी हुई। तो ये तेज़ स्पेल बारिश का आज तक है, आज शाम तक हो सकता है इस्लामाबाद में आज शाम फिर बारिश हो, इसी तरह से कल शाम में भी कुछ इम्कान हो सकता है, लेकिन खासी हद तक आज शाम के बाद इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। गो कि कश्मीर पूरे में आज खासी शिद्दत की आज भी बारिश है और इसी तरह से इस्लामाबाद और नॉर्थवर्ड, इस्लामाबाद के नॉर्थवर्ड जो इलाके हैं उनमें भी, लेकिन कल से इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। आज रात से कह लें या कल से, फिर कल इक्का दुक्का जगहों पे हल्की या दरमियानी बारिश हो सकती है, लेकिन ये स्पेल सबसाइड कर जाएगा 2 या 3 दिन के लिए। फिर आगे कोई ऐसा ख़ास स्पेल नहीं है, किसी इक्का दुक्का जगह पे तो हो सकती है, केपी के इलाके जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं उनमें। अलबत्ता बलूचिस्तान में 3 और 4 मई को दो दिन जो होंगे उसमें फिर बारिश है, और कहीं तो हल्की बारिश है, किसी जगह पर दरमियानी, और जो शुमाली इलाका जाते हैं यानी कोयटा वैली हो गया और ज़ियारत, चमन, जोग वगैरह, उन इलाकों में जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं बिलखुसूस, वहाँ पर दोबारा से मॉडरेट टू हैवी स्पेल हो सकता है 2 दिन, और फिर आगे चंद दिन का गैप दिखाई देता है। और फिर आप कह सकते हैं कि 7-8 मई से ऑनवर्ड मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी और टेम्परेचर 40 से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे बेशतर जगहों में। सिंध में तो 45, 46, 48 तक भी जा सकता है कुछ इलाकों में, वस्ती और बलाई सिंध खासकर जो है। उसी तरह से जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब, इन तमाम इलाकों में 7-8 मई के बाद गर्मी की लहर आ जाएगी, क्योंकि फिर निस्बतन एक आध हफ्ता जो है वो ड्राई वेदर ही है और ज़ाहिर है उसमें गर्मी बढ़ जाएगी। फिर सरदार सरफराज साहब, वैसे तो हम अक्सर कहते हैं कि महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी, लेकिन आज जो आप खबर शेयर कर रहे हैं, जो प्रेडिक्शन बता रहे हैं, वो तो हम अपने किसान भाइयों से कहेंगे महकमा मौसमियात ने बारिश ना होने की नवीद सुनाई है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में कटाई का अमल रुका हुआ है, अगर कहीं है भी तो गंदम गीली है और उसका भी नुकसान हो रहा है किसानों को। तो ये तो अच्छी खबर हो गई। अब बताइएगा कुछ पैटर्न्स महकमा मौसम ट्रैक कर रहा है कि मौसम किस तरह से तब्दील हो रहा है? अप्रैल में इस तरह की बारिशें माजी में नहीं होती रहीं, और मई प्री मानसून क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए बिल्कुल अप्रैल बहुत अनयूजुअली वेट गया है, यानी कोई मेरे ख्याल में अभी कल ज़ाहिर है इसका लास्ट डेट होगी तो डेटा कंपाइल होगा। वैसे साथ साथ भी हम डेली बेसिस पर भी कर रहे हैं, तो कल तक, गुज़श्ता कल तक तो मेरे ख्याल में तकरीबन 140% मामूल से ज़्यादा बारिशें हो चुकी थी। और इसका मतलब ये है कि ये जो अप्रैल है 2024 का, ये वन ऑफ द वेटेस्ट, यानी टॉप वेटेस्ट अगर नहीं तो वन ऑफ द वेटेस्ट होगा कल परसों इसका डाटा जब कंपाइल होगा। तो बहुत अनयूजुअल गया है पूरे महीने में। ज़ाहिर है इतनी बारिशें अप्रैल में कभी नहीं होती थी जितनी कि इस साल हुई हैं। उसकी वजह यही है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आती रही और उसमें हैवी स्पेल्स हुए और मुल्क पूरे में आपने देखा कि बहुत तेज़ बारिश हुई। तो ये इसे हम कह सकते हैं कि अनयूजुअल तो है ही, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इसके साथ साथ आपने देखा कि दुबई और जो दूसरे, हालांकि वो डेजर्ट इलाके हैं, वहाँ पर बारिश इतनी होती नहीं, वहाँ पे भी इतनी बारिशें हुई कि तकरीबन 1.5 साल की बारिश एक एक दिन में पड़ गई। तो उसको अभी जो एक वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज से एक तरह से लिंक अप करने की कोशिश की है, यानी किसी हद तक किया है लिंक कि ड्यू टू इट हैपन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जाहिर है कि जब आपने देखा कि टेम्परेचर ग्लोबली बढ़ते जा रहे हैं, तकरीबन पिछला साल जो था वो 1.48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज रहा या अबव एवरेज रहा एज़ कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल ईरा। तो इस तरह वार्मिंग वर्ल्ड में इस तरह के इवेंट्स का बढ़ जाना या उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना अब आम सी बात हो गई है। अब यानी क्लाइमेट चेंज का ही एक तरह से ये कह लें इम्पैक्ट होता है कि एक्सट्रीम इवेंट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी।
मानसून की या प्री मानसून की बारिशों की आपने बात जो पूछी, तो वो मई का महीना तो ज़ाहिर है उसमें शुमार हम नहीं करते। अमूमन जून से पहली जून से आप कह लें या जून के पहले हफ्ते से जो बारिशें होती हैं टिल 1 जुलाई या लास्ट वीक ऑफ जुलाई, वो जो 2 या 3 हफ्ते सही हो गया। डॉक्टर सरफराज, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह हम मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात कर रहे हैं, प्री मानसून बारिशों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो रिजवान बेसिकली देखा जाए हम वेदर के हवाले से जो बात कर रहे हैं, हमें तो अपेरेंटली वो मौसम बड़ा खुशगवार लगता है, लेकिन उसके टेक्निकली क्या इम्पैक्ट्स होते हैं ये हम हमेशा अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। तो डॉक्टर सरफराज, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये क्या हो रहा है कि एक दिन प्रिडिक्शन होती है कि अगले हफ्ते बारिश होगी, उस पूरे हफ्ते में बारिश नहीं होती, फिर उससे अगले हफ्ते अगर ये प्रिडिक्शन हो या ये वेदर फोरकास्ट हो कि मौसम खुश्क रहेगा, बारिश हो जाती है, तो ये क्यों इतना एब्रप्ट चेंज हो रहा है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही, या ये जो है वाकई मौसम अब इसी तरह रहेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज ऐसी है? डॉक्टर सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात कर रहे हैं। मौसम की वजह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यह भी रही है, अब जो आप बिल्कुल शुरू में जिक्र कर रही थी ना कि अक्सर लोग बदल जाते हैं मौसम की तरह, तो पता भी नहीं चलता, तो मौसम भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन कि उसमें किस हद तक वो प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हो सकती है, वो तो 100% जो महकमा मौसमियात वाले हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो भी उसको प्रेडिक्ट करती है, तो उसमें जो चांस है वो कहीं ना कहीं रहता है, चाहे पॉइंट्स की सूरत में हो या वो सिंगल या डबल डिजिट की सूरत में डिफरेंस हो, वो रहता है। कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है। जैसे हम देखते हैं कि अप्रैल में बारिशें नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा पूरा अप्रैल बारिशों की नज़र हुआ है। इससे कबल जब दिसंबर और नवंबर की बात करते तो बिल्कुल बारिशें रही थी। हम जनवरी की बात करें तो उसमें बारिशें नहीं हुई, लेकिन और दिसंबर वैसे फेमस था कि इस पे तो इतने गाने भी बने कि दिसंबर में इतने बारिशें होती थी, और इस दफा बिल्कुल नहीं हुई। तो ये जो क्लाइमेट चेंज, और रिजवान जब हम वैसे भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते हैं तो इसमें अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे फसलों की कटाई होती थी और अप्रैल का महीना ऐसा होता था कि बहुत खुश्क होता था और बहुत गर्मी स्टार्ट हो जाती थी, तो हमें पक्का पता लग जाता था कि समर्स आ गए। मतलब इस तरह तो आम भी जरा लेट आएंगे, आम भी लेट आएंगे और तरबूज आ गए, और वो भी मीठे नहीं है। तो सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए। सरफराज साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या हो रहा है, डिटेक्ट होता है या क्या इशू होता है कि बारिश की प्रेडिक्शन होती है तो बारिश नहीं होती, प्रेडिक्शन नहीं होती तो हो जाती है, और ये ऑथेंटिक सोर्सेज से हम देखते हैं पूरे हफ्ते का स्पेल का कहा जाता है और बारिश एक दिन भी नहीं होती, और फिर कहा जाता है मौसम खुश्क रहेगा और बारिश हो जाती है। नहीं, मेरे ख्याल में आप अगर इवेंट टू इवेंट फॉलो कर रहे हो तो अब तो ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगती है जब ये कहते हैं कि जब आपने कहा तो, यानी अप्रैल में 3 बड़े बड़े हैवी स्पेल हुए और हर स्पेल की कोई 3 से 5 दिन पहले पेशन गोई कर दी गई थी, और ये बताया गया था मतलब सिटी वाइज और लोकेशन वाइज के जी इस लोकेशन में 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि प्रेडिक्शन की एक्सपर्ट्स ने और फिर वो बारिशें नहीं हुई, और फिर जब था कि मौसम खुश्क होगा तो ये होगी। तो क्या हम तैयारी करके आए थे, हम तैयारी करके आने शुरू हो गए थे। देखिए किसी जो है ना इंडिविजुअल जगह पे तो ऐसा हो सकता है, मतलब ये कि देखिए एटमॉस्फेरिक साइंस जो है ना ये बड़ी ये कॉम्प्लेक्स साइंस है, ये नॉट लाइक मेडिकल साइंस और फिजिकल साइंस की तरह नहीं, ये नेचुरल साइंस इस तरह से बिहेव करती है कि समटाइम्स 2 जमा 2 4 हो जाते नहीं होते हो, 2 + 2 5 हो जाते हैं, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक साइंस में 2 + 2 कभी 3 रह जाते हैं। तो जितनी उस दौरान में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है ना, बेसिकली उनकी चेंजेस की आपकी जो कंप्यूटर के मॉडल या आपके मैनुअल जो तरीका होता है वो आप असेस करते हैं एक चीज़, लेकिन उसमें ख़ास कुछ चेंजेस जो है ना आपकी तवक्को से कुछ ज़्यादा हो जाती हैं या कम रहती हैं, तो इस वजह से कभी किसी किसी जगह पर हो जाती है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो एक्यूरेसी जो 3 से 5 दिन की फोरकास्ट या 3 से 7 दिन की फोरकास्ट है इसकी तो मतलब 80% से ऊपर जा रही होती है, 85-90 के दरमियान होती है। हाँ, ये कि सीजनल फोरकास्ट जो 7 दिन 10 दिन की बाद की फोरकास्ट होती है, 2 हफ्ते की, फिर 1 महीने की, फिर 3 महीने की, उसमें ज़ाहिर है कि खासी इस दौरान में चेंजेस आ जाती हैं, तो फिर आपकी फोरकास्ट उतनी एक्यूरेट नहीं होती कि जितनी 1 दिन की, 3 दिन की और 5 दिन की होती है। तो ये डिफरेंस होता है, बेसिकली इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है कि ज़ाहिर है जितनी कंडीशंस को आप असेस करते हैं, जो इनिशियल कंडीशंस की बेस पे आपको फोरकास्ट तैयार करते हैं, चाहे वो 1 दिन की फोरकास्ट हो, चाहे 3 दिन की हो, चाहे 7 दिन की हो, चाहे महीने की हो या 3 महीने की हो। यानी आज हम कह रहे हैं तो एज ऑफ टुडेज इनिशियल कंडीशंस, अब 3 दिन बाद वो कंडीशंस आप असेस करते हैं कि इतनी चेंजेस आएगी इनमें, लेकिन वो चेंज अगर ज़्यादा आ जाती है या कम रहती है आपकी तवक्को से, तो देन वो आपको लगता है कि फोरकास्ट गलत हो गई। और ये इट हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विद वेदर प्रेडिक्शन की इतनी अनसर्टेनिटी उसमें रहती है एज लॉन्ग जैसे जैसे आप ना उसका लीड टाइम बढ़ता है आपकी फोरकास्ट का।
अभी रिसेंटली हम दुबई में देख रहे हैं, वहाँ पर जो बारिशों के हवाले से प्रेडिक्शन की गई, लेकिन किस हद तक कितनी शिद्दत की बारिश होगी ये एग्जैक्टली नहीं बताया गया था। तो डॉक्टर साहब, ये जो तब्दीलियाँ आई हैं माहौलियात में, मौसम में, ये इरिवर्सिबल है? जैसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले साल तक बढ़ गया, इस साल भी इम्कानात हैं, फिर बारिशें अगर हो रही हैं तो वो शिद्दत के साथ हो रही हैं, कम दौरानिए में ज़्यादा बारिश हो जाती है। इरिवर्सिबल चेंजेस आ चुके हैं या इनको रिवर्स किया जा सकता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं इस दुनिया के लोग? देखिए जी, इरिवर्सिबल ही लग रहा है फिलहाल तक तो, इस वजह से कि आप देखें जो मतलब काजेज हैं, जो क्लाइमेट चेंज के काजेज हैं, वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के काजेज आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसेस की इमिशन जो फिजा में हो चुकी है, वो ऑलरेडी इतनी गैसेस जमा हो चुकी हैं कि अगर आप बिल्कुल नेट ज़ीरो पे भी लेकर आ जाएं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का तमाम अखराज बंद कर दें, वो जो कि मुमकिन नहीं है। इंडस्ट्रीज़ में आपकी ज़ाहिर है फॉसिल फ्यूल जो इस्तेमाल होता है, उसमें नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल और कोयला, और पावर जनरेशन में और ट्रांसपोर्ट में, ये तीन जो बड़े सेक्टर्स हैं आपके, इसमें ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो जब तक ये इस्तेमाल होती रहेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज बढ़ता जाएगा, और वो बढ़ता जाएगा तो ग्लोबली टेम्परेचर राइज होता जाएगा, और जाहिर है कि उसके नतीजे में फिर क्लाइमेट चेंज, यानी हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से 7% या इससे ज़्यादा मॉइस्चर आप फिज़ा में ज़्यादा एक तरह से एवापोरेट करने का बायस बन रहा है ये टेम्परेचर। तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा मॉइस्चर जा रहा है फिज़ा में, तो उसने कंडेंस होकर ज़्यादा क्वांटिटी में क्लाउड्स बनना है, ज़्यादा वायलेंट वेदर होता जा रहा है इस गर्मी की वजह से। यानी जो ये क्लाइमेट चेंज से लिंक करते हैं ना, आप 2022 की मानसून पाकिस्तान का जो था, वो उसकी साइंटिफिक तोजी ये की गई कि अगर ये दुनिया 1 डिग्री या 1.5 डिग्री गर्म ना हुई होती, और तो ये बारिशें जो थी इतनी शिद्दत की नहीं होती थी, यानी ये कोई 25% शिद्दत हो सकती थी, ना कि 75% शिद्दत की बारिशें होंगी। इसी तरह से दुबई के जो इंसिडेंट है उसको भी लिंक अप इसी तरह से किया गया है कि अगर ये 1 से 1.5 डिग्री वार्मिंग ना हुई होती तो ये इतना इंटेंस स्पेल ना होता, इतने थोड़े टाइम में, यानी 24-48 घंटे में इतनी ज़्यादा बारिश ना होती, प्रोवाइडेड कि जो वर्ल्ड जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। सुबह पाकिस्तान में हम ऐसे लोगों को फीचर्स करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन रिजवान, जब हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं तो अब क्रिकेट के साथ साथ दीगर ऐसे बहुत से खेल हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब जाके खेल रहे हैं। और मुख्तलिफ गेम्स ऐसी हैं जिसमें अब हम देखते हैं कि अंडर 12, अंडर 15, अंडर 17 भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। सो हम बात करें स्क्वॉश की, और आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं स्क्वॉश खेलते हुए 2 खिलाड़ी, और इनमें से एक खिलाड़ी है पाकिस्तानी, और हम जिक्र कर रहे हैं मोहम्मद अशाब इरफान का। अशब इरफान ने अमेरिका में स्क्वाश टूर्नामेंट के इनेकाद के दौरान चैम्पियनशिप अशब जीते हैं। अशब इरफान ने 3-1 से मैक्सिको के स्क्वाश के प्लेयर को शिकस्त दी है। $10,000 का ये इवेंट था और ये $10,000 जीतने में कामयाब हुए। अशब इरफान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपका ये इवेंट था, मेजर इवेंट, पहला इंटरनेशनल था। कैसा रहा इवेंट? ये तो सबको देख लिया, सबने देख लिया, मेहनत कितनी की इसको जीतने के लिए? जी वालेकुम अस्सलाम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लाइक दिस इज़ माय फर्स्ट एवर प्रोफेशनल टाइटल, एंड या लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि लाइक, एंड या इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी। सही हो गया, अशब ने हमें ज्वाइन किया। अशब, ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड टूर था और आपने इसमें जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो ये बताइएगा कि ये शौक कब से आपके अंदर पैदा हुआ, कब से स्क्वॉश खेलना शुरू की? जी बिल्कुल, लाइक मैंने स्क्वाश खेला शुरू की थी जब मैं था 10 साल का। तो मुझे अभी खेलते हो गए हैं 9 साल हो गए हैं स्क्वाश खेलते हुए। तो लाइक या शुरू शुरू में जाता था, अपने अब्बू के साथ जाता था, छोटा था। तो आपको पता है लाइक यू नो द क्रेज ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान इज लाइक बहुत ज़्यादा है। तो लाइक शुरू में मैं भी क्रिकेट खेलता था, देन आई स्विच टू स्क्वाश। सो या इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, एंड या तो अशब, कैसा आप चूँकि स्टार्ट किया 10 साल से,
स्क्वाश पाकिस्तान ने जो नाम कमाया, जिस तरह से हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं इस खेल में, हम जिक्र करें जितने भी हमारे जहांगीर खान हैं, जानशेर खान हैं, फिर उसके बाद अभी भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, तो कौमी सतह पर भी टफ कंपटीशन रहे, इंस्पिरेशन रही किसी से? जी जी ज़रूर। लाइक जूनियर्स की बात करें तो जैसे पहले मैं पाकिस्तान में था, जूनियर्स खेलता था, सो ऑफ कोर्स लाइक जैसे हमारे लेजेंड्स हैं पाकिस्तान से, जहांगीर खान, जानशेर खान एंड अदर प्लेयर्स, कमर जमान, लाइक ऑफ कोर्स वो हमारे इंस्पिरेशन, हमारे लिए वो हैं और हमेशा रहेंगे कि लाइक वो उस लेवल पे जैसे वो स्क्वाश खेले। और लाइक हमारा आगे यही मकसद है कि हम पाकिस्तान को उस लेवल पे लेके जाएं इन द अपकमिंग ईयर्स। और वैसे ही जैसे उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया वैसे ही करें। ऑफ कोर्स इट्स लाइक राइट नाउ it's very tough, the game is like totally changed, so yeah। लेकिन हमारा गोल, मेरा गोल यही है कि लाइक मैं पाकिस्तान को उस लेवल पे दोबारा रिप्रेजेंट करूं जिस लेवल पे हमारे स्क्वाश लेजेंड्स ने किया था। ग्रेट। और अशब, आपने किया भी है, पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया, और इट्स इट्स अ ह्यूज थिंग कि आपका फर्स्ट टूर हो और उसमें आप ये सब करें। तो मुझे ये बताइएगा कि कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं, कौन आपको सिखाता है, कहाँ से आपने ये जो है एकेडमी है कोई, या कोई ऐसी इंस्पिरेशन है जिसको देख के आपने प्रैक्टिस की? जी ऑफ कोर्स लाइक शुरू में मैंने स्टार्ट किया अपना, मैं लाहौर से हूँ तो मैं खेलता था अपनी पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में, उधर से मैंने सब कुछ अपना स्टार्ट किया उधर अपने अब्बू के साथ। शुरू में मैं अपना खेलता था, देन मेरे उधर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग स्टार्ट की। एंड ऑफ कोर्स फॉर दिस इवेंट मैं ये कहूँगा कि लाइक मैं लास्ट 1 ईयर से इधर ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब में अपनी फुल टाइम ट्रेनिंग कर रहा हूँ। एंड द इन्वायरमेंट हेयर इज़ लाइक अमेजिंग। लाइक मेरे पास अपना भी फिटनेस कोच है, जैक ब्रुक्स, वो भी इधर ह्यूस्टन टेक्सास से ही है। एंड ऑफ कोर्स मेरे जो कोच हैं उधर ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब में, जाजिब खान, उनके साथ भी मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। एंड फॉर दिस इवेंट लाइक मैं लास्ट 2 मंथ से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, एंड आई बी डूइंग लाइक 2 सेशंस अ डे। लाइक एक मैं सुबह में अपना सेशन करता था लाइक 2.5 आवर्स सोलो, अपनी कोड ड्रिल्स, एंड देन शाम में आके अपनी मैं फिटनेस करता था, अपने गेम्स खेलता था, कोच के साथ लेसन करता था। सो या लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इसमें मेहनत की थी और अल्लाह ने मुझे इसका अजर दिया। माशाल्लाह। अशब, चूंकि वर्ल्ड टूर था, बड़ा इवेंट था, इंटरनेशनल प्लेयर्स है इसमें, कैसा रहा कंपटीशन? कितने मैचेस खेले और सबसे मुश्किल मैच कौन सा था? किस प्लेयर ने, किस ऑपोजिशन ने टफ टाइम दिया आपको? Of course, like I was seeded number 2 in the tournament, and I got a bye in the first round, और उसके बाद सेकंड राउंड में मैंने खेला अ गाय फ्रॉम चिली, उससे मैं जीता 3-0। एंड जो मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल जो था, मेरा सबसे मुश्किल मैच हुआ सेमीफाइनल्स में, वो था कोलंबियन, ही हिज नेम वाज रोनाल्ड, आई डोंट नो, ऐसा कुछ नाम था। सो उसके साथ मेरा काफ़ी टफ मैच हुआ, 3-2, इट वाज लाइक 75 मिनट्स। सो मेरे लाइक टूर्नामेंट का सबसे टफ मैच वही था। एंड या ऑफ कोर्स टुडे इन द फाइनल्स वो अच्छा प्लेयर था, इट वाज अ टफ बैटल, आई वॉन 3-1 इन लाइक 58 मिनट्स। सो या बट तो अशब, सेमीफाइनल सबसे टफ था। इसी मैच की कोई ऐसी मोमेंट जो बहुत यादगार हो, या किसी और मैच का कोई ऐसा मोमेंट जो कि आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हो, या कोई ऐसी चीज जो आपकी हमेशा हाँ, मेमोरीज में जैसे महफूज रहेगी? जैसे कमबैक होता है कि हाँ। हारते हारते जीत गए। लाइक या जैसे मैं कह रहा था सेमीफाइनल्स में, क्योंकि सेमीफाइनल्स में आई वाज डाउन 2-1, एंड देन मैंने उसके बाद अपना कमबैक किया, एंड उसके बाद मैंने उसको हराया। एंड ऑफ कोर्स दिस टूर्नामेंट, ये वाला टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट एवर प्रोफेशनल इवेंट टूर्नामेंट जिसमें मैं विनर हुआ हूँ। सो ऑफ कोर्स लाइक ये फीलिंग मुझे हमेशा याद रहेगी। इट वाज ग्रेट। और और फाइनल तो ऑलमोस्ट आपने सिंगल हैंडेडली सिर्फ एक गेम हारा और 3 गेम जीत लिए, तो आप फाइनल जीत गए। तो अशब, इसके अलावा और किस जी। गेम में अच्छे हैं, किस शोबे में ज़्यादा अच्छे हैं? लाइक आई टोल्ड यू, मुझे शुरू में था लाइक क्रिकेट का बहुत शौक था, और मैं टेनिस काफ़ी फॉलो करता हूँ। एंड लाइक यही 2 गेम्स हैं जो मैं यूजुअली ज़्यादातर खेलता हूँ लाइक। लेकिन ऑफ कोर्स लाइक मेन गेम तो स्क्वाश ही है।
सही हो गया। शब कुछ कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, खास तौर पे इस यंग एज में, जिस तरह आपने कहा कि 9 साल हो गए हैं और आपने 10 साल की एज से स्टार्ट किया, तो वो स्टूडेंट्स जो कि स्क्वॉश की जानिब आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे? क्या आपकी मोटिवेशनल फोर्स रही? और उनको भी जो पैगाम देना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम फॉर दैट। जी बिल्कुल, लाइक जो हमारे आने वाले यंग प्लेयर्स हैं जो अभी शुरू करना चाहते हैं, जी मेरा उनको पैगाम यही है कि लाइक ऑफ कोर्स स्टडीज़ भी आपकी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन आपको चाहिए कि लाइक आप इस स्पोर्ट्स में आएँ। एंड ऑफ कोर्स स्क्वाश हैज़ अ ग्रेट हिस्ट्री इन पाकिस्तान के, लाइक पाकिस्तान से हमारे इतने लेजेंड स्क्वाश के रहे हैं, लाइक वी हैव अ ग्रेट हिस्ट्री। तो आई थिंक लाइक जो हमारे यंग जो यूथ है उसको चाहिए कि लाइक वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा लें एंड लाइक पार्टिसिपेट करें जितना ज़्यादा हो सके। और आप जितना मेहनत कर सकें, अपनी जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं वो करें अपना। सही। ज़बरदस्त। शब, इसके अलावा अब किस इवेंट पर नजरें हैं? अब नेक्स्ट असाइनमेंट क्या होगी शब की? किसके लिए तैयारी करनी है? कहाँ खेलना है? जी मेरा अभी इसके बाद नेक्स्ट इवेंट हो रहा है, नेक्स्ट वीक में है न्यूयॉर्क में। सो आई एम ट्रैवलिंग टुमारो फॉर न्यूयॉर्क। वो भी इट्स अ 12 के इवेंट। तो मैं अब मेरा नेक्स्ट पढ़ाओ उस पर है, नज़रें उस पर है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अर्शद इरफान फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि हमारे दरमियान ऐसी यूथ मौजूद है जो कि तमाम हर्डल्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी और मुल्क का नाम रोशन कर रही है। हर्डल्स जहां को अबूर करते हुए हम ये बिल्कुल कहें कि उनके मेहनत दरकार होती है, और अब मेहनत करता है इंसान तो कामयाब हो जाता है। और लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखते हैं कि लोग हमारे सामने बड़ी आसानी से, कुछ भी इतना मुश्किल काम होता है बड़ी आसानी से कर जाते हैं। हम कहते हैं ये कैसे कर लिया, लेकिन एक फैक्टर जो हम माइनस करते हैं वो है कंसिस्टेंसी। अच्छा, एक और चीज जिससे आपने कहा ये कैसे कर लिया, अभी हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जब कुछ वो बनाते हैं तो हम कहते हैं ये कैसे कर लिया। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, पॉलिटिकल चाहे माशरती कोई भी सिचुएशन हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, उसको 2 मिनट में जो है ना वो कार्टून की शक्ल दे के ऐसा उसकी जो है अक्कासी करते हैं कि हम सब हैरान हो जाते हैं। तो मज़र शहजाद साहब ने हमें आज ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो मज़र साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह तो मज़र बड़ी रौनक, मैं तो बड़ा खुश हो रहा था देख के नौजवान को कि बड़े अरसे बाद जानशेर के बाद एक और नौजवान हमारा सामने आ रहा है और पाकिस्तान का इसमें बड़ा नाम रहा है। मैं उसे मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज दिखाता हूँ जी आज क्या है। आज का शाहकार। आप ये तैयारी सीक्रेट अभी नहीं बताऊंगा, मैं कुछ बना बिल्कुल जी, सीक्रेट है, आगाज़ कीजिए और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें से निकलता है। और जब हम बात करते हैं अपने नौजवानों की, तो हमारे नौजवान टैलेंटेड हैं। हम बात सिर्फ मौका मिलने की, और बहुत सारे अब तो हम देखते हैं जब से ग्लोबलाइजेशन में इंटरनेट की डिजिटलाइजेशन हुई है तो उसके बाद से चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि बहुत सारे नौजवानों को अब स्टार्टअप्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी दरकार नहीं होती, वो खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेते हैं। कुछ ऐसा आइडिया, डिफरेंट आइडिया जो कि कहीं नहीं हो रहा, उसको आप प्रेजेंट करते हो और ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि दुनिया उसकी मोतरफ होती है, आपके काम में निखार आता है, फिर आपका काम जो है वो आपकी पहचान बन जाता है। बिल्कुल जनाब। और जहाँ पहचान बनने के हवाले से हम बात करते हैं, पाकिस्तानी नौजवान जो हैं अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तानी है तो माइंड में एक ही बात आती है कि हार्ड वर्किंग होंगे, और ऐसा आर्ट जो कि बहुत मेहनत तलब होता है। और हम बात कर रहे हैं एक और चीज़ होती है ना, क्या, आर्टिस्ट। पाकिस्तानी नौजवान जहाँ भी कहेगा कि उससे कुछ आता है तो वो आर्टिस्ट कहलाएगा। फनकार है बड़ा, वो कहते हैं बड़ा फनकार है। तो आज हमारे साथ बड़े बड़े फनकार मौजूद हैं, और ऐसे फनकार मौजूद हैं कि हम जब छोटे थे तो हम जब ड्राइंग करते थे तो चाहे लड़कियां हो लड़के हो, ये जो हमारी परेड होती है और ये जो सारा एंथुजियाज्म है, वैसे जो हम देखते हैं कि पेट्रियोटिज्म हमारे अंदर ऐसा कूट कूट के भरा है कि हम जहाज़ लाजमी बनाते हैं और पेंट कर रहे होते हैं उसकी, हम कलर्स देखते हैं, फाइटर जो होते हैं प्लेन्स वो बना रहे होते हैं, फाइटर जेट के साथ साथ दीगर जो लॉजिस्टिक प्लेन हो, ये सारी चीज़ें हो, कागज़ पे बनाना और फिर इसको लकड़ी पे बनाना, लकड़ी से बनाना कितना मुश्किल है और उसमें कितना टाइम लगता है, और ये जो फन है अच्छा, क्या जबरदस्त। आपने कभी बनाया? कश्ती भी बनाते थे हम कागज से, हम कागज से जहाज भी बनाते थे, बहरी जहाज भी बनाते थे, बहुत कुछ इससे बनाते थे। तो क्यों ना हम जो लकड़ी से तैयार किए जाते हैं एयरक्राफ्ट या फिर इस तरह के मॉडल्स, हम उनसे बात करें। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में शर्जील ने, और शर्जील बनाते हैं इस तरह के मॉडल। शर्जील हसन मिन्हास ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। शर्जील, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। Thank you so much and thank you for inviting me on your show. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। सो शर्जील, सामने टेबल पर तो पड़े हैं, देख के हम जो है बड़े वी आर फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन मुझे बताइएगा कि लकड़ी से जहाज बनाने का ख्याल कब आया आपको?
बेसिकली स्कूल के ज़माने में मैं पेंटिंग और स्केचिंग वगैरह करता था, तो हमेशा से मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता था, क्योंकि पेंटिंग और स्केचिंग तो मोस्टली आर्टिस्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो देन हाउ आई केम अप विद द माइंड के जो है ना लकड़ी के जहाज़ बनाना शुरू, क्योंकि बेसिकली मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी एयरफोर्स से ही है। माई अच्छा। फादर इज़ Okay. रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स, सो that makes me an Air Force beret. So that's why I've started making aircraft models. ज़बरदस्त। तो अब कहते हैं ना कि 3D का ज़माना है, और 3D के ज़माने में या फिर इतने एडवांसमेंट के ज़माने में इस तरह के मॉडल्स का सामने रखना और आप उसको प्योरली उसी अंदाज से उसी डिज़ाइन पे बनाएं, कितना मुश्किल काम नहीं है ये? जी बिल्कुल मुश्किल है। 3D तो आपको पता है एक मशीन ने सारी चीज़ बना दी है, ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट आपको पता है हमेशा से ही वर्थ इट होता है। जो चीज़ हाथ से बनी हुई है उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। तो दैट्स वाई मैंने इसके ऊपर फोकस किया, मैं मशीन्स के ऊपर नहीं गया। क्योंकि लकड़ी से जितना भी काम है वो आप हाथ से ही करेंगे, ठीक है, वो मशीन से आप करेंगे तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। अगर आपने प्लास्टिक के मॉडल्स बनाने होते दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ओके फॉर 3D प्रिंटर। सही हो गया। शर्जील, अब हम आपसे बहुत से सवाल आते इससे रिलेटेड है, क्योंकि हाथ से बनाते हैं तो फिर बैलेंस और दोनों तरफ जो है एक ही तरह का रहना, इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जो सामने आपके है ये ज़रा उठाएं ताकि फिर हम आपसे जानें कि ये आपने कितने टाइम में बनाया और ये मिराज तैयार। सारा जो है ये सारा लकड़ी से बना हुआ है। जी जी, ये सारा लकड़ी से बना हुआ है और इसको बनाते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 दिन लग गए थे। 10 से 15 दिन लग गए जी, आपको, ठीक ये है। दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, लेकिन इनको बनाना उतना ही मुश्किल है और टाइम टेकिंग तो है। नीचे से भी दिखाए ना, देखिए। अच्छा, ये अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये है मिराज तैयारा। पाकिस्तान के डिफेंस की, एयर डिफेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो हम 65 की बात करें, 71 की बात करें, उसके बाद की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स की डिफेंस लाइन में नंबर 1 तैयार है। और यहाँ तक कि F-16 F-17 से पहले हमारी एयरफोर्स का मुहलक हथियार हुआ करते थे और अब भी हैं। तो मिराज ही क्यों आपने, या मिराज के अलावा बाकी भी बनाए हैं मॉडल्स? जी जी, बाकी भी बनाए एक हैं। हमारे मिराज के टेबल पे साथ- भी पड़ा हुआ है अभी हमारे मिराज के कैमरा साथ थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है। दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एयरक्राफ्ट बिकॉज इसके डेल्टा विंग्स मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो इसलिए मैंने ये बनाया था। तो वैसे आपने जैसा शर्जील आपने बताया कि आप यूर एयरफोर्स ब्रैड, तो घर में जब बना के दिखाते होंगे वालिद साहब को तो बड़ा प्राउड फील करते होंगे, उनको बड़ी खुशी होती होगी। बाबा के लिए नॉर्मल ही होता है बिकॉज उनने सारे टाइम जो है ना अपनी सर्विस में यही देखे हैं। नहीं यही देखिए, लेकिन अपने बेटे के हाथ से बना हुआ देखना इज रियली अमेजिंग। यस, ही लाइक इट, बट उनके लिए नॉर्मल है ये। अक्सर होता ही है कि हमारे वालिदैन हमारे सामने नॉर्मली होता है, नहीं, लेकिन sure, बाकी सबके normal. सामने बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो कामयाब हो रहे हैं। तो आपने इसकी ट्रेनिंग ली या तजुर्बात कर करके खुद ही सीखे शर्जील? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तजर्बात कर करके सीखा है सारा कुछ, ठीक है। तो Okay. घर पे बैठा हुआ बना रहा होता था तो घर वाले भी बड़े हैरान हो रहे होते थे कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो कई दफ़ा मुझे वो क्योंकि शुरू में जो टूल्स मैं यूज़ करता था, पेपर कटर वगैरह, वो बड़े डेंजरस किस्म के टूल्स हैं, उससे हाथ भी कट जाता होता था। तो घर वाले बड़े कंसर्न भी होते थे कि जो है ना अपने आप को भी तंग किया हुआ है इसने और ये फिर भी लगा हुआ है। तो शौक़ है, आपको पता है शौक़ कभी रुकता नहीं है, तो आई कीप ऑन डूइंग इट। अच्छा, ये पेंट भी खुद करें, स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि देखें किस तरह एक एक चीज़ की जो निटी ग्रिटीज हैं वो भी देख रहे हैं, बड़ी जो है ना वो डिटेल्स में जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ बताइएगा शर्जील, खुद हाथ से बनाना और स्टार्ट करना, जिस तरह आपने कहा कि सेल्फ टॉट है, खुद से आपने स्टार्ट किया, तो ये लकड़ी कहाँ से आती थी? कोई पुराने वो पड़े होते थे बार्स तो उसको खुद पकड़ के स्टार्ट हो जाते थे, या प्रॉपरली कहीं इंस्टीट्यूट से कहीं थोड़ा सा जनरली सीखा? नहीं, बस कुछ भी मिल जाए, कोई भी लकड़ी मिल जाए, किसी किस्म की भी लकड़ी हो, बस मैं बना लेता हूँ। और इसको जोड़ भी होता है, इसको कंबाइन किया होता है, या ये एक ही पीस है? जी एग्जैक्टली, ये एक पीस में नहीं होता, ये अलग अलग पीसेस में बनता है। जैसे अब इसका फ्यूसेलाज अलग बनता है, विंग्स अलग बनते हैं, फिर उसके बाद इसके फ्यूल टैंक्स अलग बने हुए हैं, टेल सेक्शन अलग बना हुआ है, कैनोपी वाला सेक्शन अलग बना हुआ है, ठीक है, ये सारा कुछ इसका अलग बना हुआ है। तो अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, फिर उसके बाद इनको ज्वाइन करता हूँ, फिर उसके बाद इसको फाइन करता हूँ, फाइन करने के बाद इसके ऊपर पेंट होता है। और ये मतलब बाकायदा असेंबलिंग होती है इसकी, जी, और जैसे हम exactly. देखते हैं ना कि मुख्तलिफ जहाज़ों की या गाड़ियों की असेंबलिंग होती है, पार्ट्स तो बन जाते हैं। तो शर्जील, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए अब आपको अलग से टूल्स भी चाहिए। अब टूल्स हैं तो एडवांस लेवल के टूल्स भी चाहिए होंगे। फिर जैसे जैसे ये हम देखते हैं कि ये आपके हाथ में मिराज है, यहाँ पर C-130 तैयार है जो करियर तैयार है,
इनको बनाने के लिए मशीन बड़ी और अब लकड़ी काटना उसको रिफाइन करना ज़रा शोर शराबे वाला काम होता है, तो घर वाले घर में ही करते हैं या अलग से अपना ऑफिस बना रखा है, वर्कशॉप अलग से बना रखी है? जी जी। एक्चुअली मैं शुरू में जब ये काम करता था क्योंकि बेसिकली ये मेरा शौक़ था। आई नेवर थॉट सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ने अगर आपको किसी काम में इज़्ज़त देनी हो, आगे बढ़ाना हो, तो वो बस एक चीज़ बहाना ही बनती है। तो शौक़ के हिसाब से मैंने इसे स्टार्ट किया था। लेटर ऑन ये मेरी चीज़ें फिर बिकना शुरू हो गई। जब बिकी तो फिर ये चीज़ें मेरी बाहर भी जाना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करते काम बढ़ना जब शुरू हुआ तो फिर उसके लिए मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मैं क्योंकि पहले घर में पेपर कटर और ये नॉर्मल टूल से चीज़ें बना रहा होता था। दैन मैंने कुछ मशीन्स ली, फिर मैंने एक अपनी पूरी वर्कशॉप बनाई। फिर कुछ लोग जो इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह की आर्ट के अंदर, दे अप्रोच मी, दे कांटेक्ट मी। उन लोगों ने मुझसे ये काम सीखना चाहा। मैंने कहा आप आए, मैं आपको काम सिखाऊंगा भी। उनको मैंने काम सिखाया और उनको मैंने अपनी टीम में शामिल भी किया और अब वो मेरी ही वर्कशॉप के अंदर मेरे साथ मिलके काम कर रहे होते हैं और हमें जिस तरह से ऑर्डर जनरेट हो रहे होते हैं बाहर से या पाकिस्तान के अंदर से, हम लोग वो बनाते हैं और उनको फिर डिस्पैच करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। तो मुझे शर्जील ये बताइएगा कि कितने टीम मेंबर्स हैं आपके और ख़ास तौर पे कोई आउटलेट है, डिस्प्ले सेंटर है या ऑनलाइन ही इसको डील कर रहे हैं आप? राइट नाउ मेरे पास खैर इतने ज़्यादा तो टीम मेंबर्स नहीं है क्योंकि आपको पता है दिस आर्ट इज़ वेरी यूनिक। ठीक है, सबसे पहले जो है ना आपको इस आर्ट को समझना पड़ता है और शौक़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर शौक़ है तो तब आप ये कर सकते हैं, शौक़ नहीं है तो यू आर नेल इन इट बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 3 से 4 लोग हैं इस वक्त। ठीक है, और इसके अलावा ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर मैं अपनी चीज़ें सेल कर रहा हूँ। लाइक आई कैन नेम फेसबुक, लाइक सोशल मीडिया पेजेस मैंने क्रिएट किए हैं, उनके ऊपर मैं प्रोडक्ट अपनी अपलोड करता हूँ और वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में मैं सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। प्लस अगर किसी ने मुझसे अपने ही हिसाब से लाइक मॉडिफिकेशंस करके कोई एयरक्राफ्ट का मॉडल बनवाना है तो मैं वो भी सर्विसेज देता हूँ उनको। ज़बरदस्त। वट एवर पेंट जॉब यू वांट मी टू पुट ऑन योर एयरक्राफ्ट मॉडल, कस्टमाइज्ड भी? यस, कस्टमाइज एनीथिंग। यू नो, मॉडल्स के ऊपर भी लोग वेपन्स पसंद करते हैं, यार ये वाला वेपन लगाना है। अच्छा शर्जील, वैसे तो हमारे यहाँ आप जो अपने एयरक्राफ्ट्स बनाए हैं माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। ये ट्रक आर्ट और ट्रक्स पाकिस्तान की पहचान है और लकड़ी के खिलौने बनते होते थे छोटे, हम देखते रहे, बैलगाड़ी बन गया या इस तरह की चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा भी हैं। एग्जैक्टली। सबसे ज़रा मुश्किल किस चीज़ को बनाने में आती है? सबसे ज़्यादा मुश्किल खैर जेट्स बनाने में ही आती है। अच्छा। ऑल्दो मैं ट्रक आर्ट भी करता हूँ, ट्रक के मॉडल्स भी बनाता हूँ जी। अच्छा शर्जील, वैसे अमूमन जो लड़के हम देखते हैं कि फोटोग्राफी कर रहे होते हैं क्राफ्ट्स की, उनको शुरू में बड़ा शौक होता है एयरफोर्स ज्वाइन करने का, ये पायलट बनने का शौक होता है और फिर ड्यू टू सम रीजंस अगर वो नहीं करते ये चीज़ तो फिर वो इस तरफ आते हैं। क्या आपका भी ऐसा कोई शौक था? क्योंकि इंस्पिरेशन तो घर में मौजूद थी, तो आपका भी मूड था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे कोई शौक नहीं था। वालिद साहब को इतना देख लिया था, इज इनफ। तो मुझे सिर्फ बनाने का शौक था। अच्छा, बनाने का शौक है। तो कभी एक्सपीरियंस किया है करीब से एयरक्राफ्ट्स को वालिद साहब के साथ जाके या खुद से? मैनी टाइम्स। कौन सा हमारा JF-17 थंडर है, उससे ज़्यादा हैबतनाक तैयारा कौन सा लगता है? JF-17, अच्छा अगर आप हैबत की बात करें ना तो द वन इन माई हैंड मेराज की ज़्यादा हैबत है। अगर आप आप इसका फ्लाई पास देखें करीब से तो इसकी आवाज़ अभी हमने देखा 23 मार्च को पाकिस्तान की नेशनल डे पर जो परेड हुई थी। 23 मार्च को आपने अगर नोट किया हो तो मेराज से ही ओपनिंग होती है किसी भी एयर शो की, तो इसकी हैबत ज़्यादा है क्योंकि इसका साउंड इट कैन ब्रेक द साउंड बैरियर्स। ज़बरदस्त। ये तो स्टार्टअप आपका हो गया जो पाकिस्तान में बिज़नेस मॉडल्स की हम बात करते हैं, हमारे नौजवान स्टार्टअप करते हैं और फिर उसके बाद वो न सिर्फ अपने लिए रोज़गार कमाते हैं बल्कि दूसरों को भी अपने साथ एंगेज करते हैं। 3 से 4 लोगों की टीम है शर्जील की। और शर्जील, एक्सटेंड करना है, एक्सपेंड करना है अपने बिज़नेस को, एज ए बिज़नेस मॉडल इसको तैयार कर रहे हैं या अभी तक इसको सिर्फ शौक की हद तक रखा हुआ है? नहीं जी, बिल्कुल इसको मैंने एक्सटेंड करना है एज अ बिज़नेस मॉडल और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको कर भी रहा हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑलरेडी मॉडल्स लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं। आई एम वर्किंग फॉर बहरीन एंड सम ऑफ मॉडल्स आर गोइंग इन कुवैत एज वेल। मतलब गल्फ़ में काफ़ी ज़्यादा मेरे मॉडल्स जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये अल्लाह की तरफ से ही हैं चीज़ें। तो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन करेंगे, जहाँ जहाँ पे जा सके जाएंगे।
बिल्कुल, और आप कर भी रहे हैं ऑलरेडी। शर्जील, एट द एंड कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि सीखना चाहते हैं, उन लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और वो उनको ये लगता है कि ये सिर्फ शौक है, इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम और समथिंग लाइक दैट, उनको क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ का भी शौक है ना, आप उसको करें, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ जब आप कोई चीज़ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वन डे आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो दिस इज़ माय मैसेज कि आप अपने शौक को कभी मत छोड़ें, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको करें। थैंक यू सो मच शर्जील फॉर योर टाइम। हमारे दरमियान शर्जील मौजूद थे जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात की ना उन्होंने कि आपका शौक जो है, अब काम वही करना चाहिए जिसका आपको शौक भी हो और आप वो काम अच्छा कर लेते हैं जिसका आपको शौक हो। कभी कभार मुश्किलात पेश आती हैं, आप जो रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, फिर आपके शौक को बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। उन लोगों की परवाह मत कीजिए, काम करते रहिए। बिल्कुल जनाब, काम अपना मुकम्मल कर लिया, काम मुकम्मल कर लिया है और काम मुकम्मल कर लिया है मज़हर शहजाद साहब ने। मज़हर साहब ने जो ज़बरदस्त शाहकार बनाया है ना, क्या बात है मज़हर साहब। अच्छा, इतनी खुशी होती है देख के, यकीन कर लें आप, मुझे ज़ाती हैसियत में भी, कि जब भी डेमोक्रेटिक और इस तरह की हुकूमत आती है तो वो जो कुछ अर्सा पहले कोई प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए थे उनको दोबारा से, और ये सी पैक तो एक पूरी दुनिया में इसका शोर शराबा ही है, अब दोबारा इस पे काम शुरू हो गया और सफाई हो रही है सी पैक की। और इंशाअल्लाह ताला ये एक टूरिज़्म के हवाले से भी, इकनॉमिक के हवाले से भी, बेतहाशा वालों से ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अल्लाह ताला इसको कामयाबी से हमकिनार करे और दुश्मनों की नज़र से बचाए। बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है मज़हर साहब, और सीपैक के हवाले से जो ख़बरें हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करते हैं, जो हम दुनिया को बताते भी हैं कि पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहमी के तहत पूरी दुनिया की तरक्की के लिए हमें ओपननेस का मुज़ाहरा करना है। यही पाकिस्तान का नज़रिया है, यही चीन का नज़रिया है और यही पूरी दुनिया के मफाद में भी है कि हम गुर्बत के खिलाफ लड़ें, हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, हम अमन कायम करने के लिए एक दूसरे का साथ दें। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं जहाँ पे गुर्बत दहशतगर्दी के हवाले से बात हो रही है रिजवान, वहाँ पे जिस तरह मज़हर साहब ने बनाया, और मुझे वाकई हैरत हुई जो हमने मज़हर साहब को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि इतने कम वक्त में वो ऐसा शाहकार बनाते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं। तो बेसिकली सीपैक से हम देख रहे हैं कि जो मौसमियाती तब्दीली है इसके लिए भी निपटने के लिए दोनों ममालिक चाइना और पाकिस्तान मिलकर काम करें। ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं और इसके साथ साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत से ऐसे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। जहाँ हम बात करते हैं, मज़हर साहब का पहले शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, साहब, थैंक यू वेरी मच। ही इज द पार्ट ऑफ आवर टीम, सो बहुत शुक्रिया। आपने ये आज एक तवज्जो दिलाई है तमाम लोगों की, जो कि शायद उन लोगों के लिए पैगाम है जो किसी न किसी तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन के हवाले से मानूर बताना चाह रही हैं कि अगर आज के दिन को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आज मल्टीपल सेलिब्रेशंस हैं आज के दिन के हवाले से। आज 29 अप्रैल है और कल ये महीना खत्म हो जाएगा, लेकिन हम आज की बात करेंगे। बिल्कुल जनाब, 29 अप्रैल को वर्ल्ड विश डे मनाया जाता है। वर्ल्ड विश डे ख़ास तौर पे जो आपकी विश है, आप उस हवाले से देखा जाए तो बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाने का मकसद ये भी है रिजवान कि जब हम ज़िंदगी में किसी ऐसी बीमारी का शिकार होते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन का शिकार होते हैं, तो तब हमारी जो ख्वाहिशात हैं, ख़ासतौर पे बच्चे जो कि मुज़े अमराज में जो है मुलव्वस होते हैं और हम देखते हैं कि शिकार होते हैं मुज़े अमराज का, तो उसमें बच्चों की जो ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो हाँ बिल्कुल, जो ख्वाहिशात तो इंसान की, वो क्या कहते हैं ना कि ख्वाहिश तो किसी भी वक्त किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो कि इंसान की लाइफ टाइम की होती हैं और वो एक ख्वाहिश अपनी पूरी करवाना चाहते हैं। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो म्यूजियम राज पे मुब्तला होते हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि उन्हें एक दिन के लिए डीएसपी बनना है, या उन्हें एक दिन के लिए मेयर बनना है, उन्हें एक दिन के लिए वज़ीर आला बनना है, उन्हें एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बनना है। तो उनकी इन तमाम ख्वाहिशात को पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट किया जाता है और उन्हें पूरा किया जाता है ताकि वो बच्चे खास या फिर वो बड़े जो खुदा ना खास्ता किसी ऐसे अमराज का शिकार हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश पूरी हो और उनमें ज़िंदगी की रौनक वापस आए और जीने की तमन्ना हो, क्योंकि जीने की तमन्ना होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, हम बीमारी से फाइट भी कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, और ख़ास तौर पे इस पर हम सब में ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चे जो कि किसी भी सिचुएशन में है, टफ सिचुएशन में है, ज़रूरी नहीं है कि किसी मौजी मर्ज़ का ही शिकार है, किसी भी टफ सिचुएशन में है या जो भी कोई इंसान अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, अगर हमारी कैपेसिटी में है तो उसको पूरा करें। अच्छा, मैं आज एक बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि अब कोई बच्चे हों, बच्चा तो इंसान कितना ही बड़ा हो जाए उसके अंदर एक बच्चा रहता है, दिल तो बच्चा कहते हैं ना, होता है। तो आज का दिन एक और चीज़ बच्चे के हवाले से बात करते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों,
आज का दिन है जी 29 अप्रैल और आज वर्ल्ड डांस डे भी मनाया जा रहा है। बच्चे बड़े बुजुर्ग तमाम लोग जो है रक्स करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत हार्डकोर रक्स किया जाए। कभी हम चलते चलते बड़े अच्छे से खुशी से झूम जाते हैं, लेकिन रक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ खुशी में किया जाता है बल्कि गम में भी किया जाता है। बल्कि इसमें बहुत शायरी भी हुई है, सूफियाना कलाम अगर देखें तो खुदा जाने कि तेरे हिज्र में दिलदार मी रक्सम, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कलाम भी है। और हमने देखा है कि खुशी और गम का इजहार रक्स के ज़रिए किया जाता है। अमूमन खुशी का इजहार किया जाता है, तो रक्स के हवाले से जो है वो हमारे जज्बात की तर्जुमानी करता है। हम जो महसूस करते हैं उसका इजहार फ़ौरन से पहले हमारा जो अंदाज है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन कहते हैं, उसके ज़रिए किया जाता है और हम ये पैगाम भी देते हैं। किस तरह का रक्स और रक्स दिन मंसूब किया गया, कब से मनाया जा रहा है, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। डांस की आर्ट के तौर पर अहमियत के बारे बेदारी पैदा करने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 अप्रैल को रक्स का दिन मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का आगाज 1982 में उस वक्त हुआ जब दुनिया भर के ममालिक में रक्स की तमाम अक़साम की तंजीम इंटरनेशनल डांस कौंसिल ने इसे यूनेस्को के तहत मनाने की बुनियाद रखी थी। तारीखदानों के मुताबिक रक्स तहजीबों की इब्तिदा से ही तकरीबात और रसूमात का एक अहम हिस्सा बल्कि इंसानी सकाफ़तों का अहम उनसर रहा है। परफॉर्मिंग आर्ट में रक्स का अपना एक मुनफरिद मकाम है और हर तहजीब में खुशी के इजहार के लिए रक्स किया जाता है। रक्स को आज़ा की शायरी कहा जाता है और कहते हैं कि रक्कास इस दौरान अपनी हरकतों सकनात से पूरी दास्तान बयान कर देता है। पाकिस्तान में लोक रक्स भी खासी अहमियत का हामिल है और चारों सूबों के अपने अपने इलाकाई रक्स हैं जो यहाँ की सकाफत की अक्कासी करते हैं, जिसमें भंगड़ा, लुड्डी, सम्मी, झूमर, लेवा, खटक डांस और कैलाशी रक्स अपनी मिसाल आप हैं। पाकिस्तान में क्लासिकी और लोक रक्स का भी एक खास मकाम है। इस फन से मुंसलिक अफराद ने अपने फन की बदौलत फिल्मी सनत को भी चार चांद लगाए। धमाल हो, रक्स हो या फिर कोई भी अंदाज हो, ये इंसान के इजहार का तरीका है। वो अपने जज्बात का इजहार मुख्तलिफ अंदाज से करता है। कभी शायराना तरीके से करता है, कभी वो डांस करके करता है, कभी वो गुनगुना के करता है, कभी कुछ बना के करता है। तो ये सारे के सारे वो ज़राए हैं जिनसे इंसान अपना कथारसिस भी करता है। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम ख्यालात का, जज्बात का इजहार करने के हवाले से बात करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम गा के अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो जहाँ पे हम गाने के हवाले से बात करते हैं तो एक सिंगर ने आज हमें ज्वाइन किया है और आज हमारे दरमियान प्रोग्राम में शाहरुख असलम मौजूद है। शाहरुख, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहरुख, आप कैसे हैं? ठीक है। शाहरुख, सिंगिंग कब स्टार्ट की? सिंगिंग बेसिकली मैंने 2 साल पहले स्टार्ट की। उससे पहले मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन से फारिग होने के बाद मैंने स्टार्ट किया। तो ग्रेजुएशन में होता है कि गिटार होता है, आप यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में, आप गिटार आपके पास है और लेकिन 3-4 उस टाइम लोग आपके इतना पास हैं। पता नहीं था कि गा भी सकता हूँ। अच्छा। और वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ग्रेजुएशन की, तो उसमें इतना खैर जमीयत वगैरह की वजह से आपको पता है माहौल नहीं है। तो किसने बताया आप गा सकते हैं? मेरी मदर ने। अच्छा। तो मैं वैसे घर में जो है ना अक्सर कुछ गाता रहता था। वैसे तो वेस्टर्न सॉन्ग्स गाता था, तो उन्होंने कहा कि यार तुम किसी से जाके प्रॉपर थोड़ा सा नो हाउ ले लो। अच्छा। सो इस वजह से फिर मैंने रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल से फिर बेसिक जो है वो लिया इन्फॉर्मेशन के किस तरह ये बीट क्या होती है, सुर क्या होते हैं, सारे गामा क्या होता है। अच्छा। और वहाँ पे मुझे मेरे एक टीचर मिले फिर आमिर शहजाद सर, उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे चलाया आगे। अच्छा शाहरुख, ये तो बड़ी एम्पावरिंग खातून है आपकी मदर। अदरवाइज होता ही है कि जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ में रुकावट बन जाते हैं कि सिंगिंग की तरफ नहीं जाना। लेकिन अम्मियों को ना अपने बच्चों की आवाज़ भी अच्छी लगती है, उनके अंदाज भी अच्छे लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि सिर्फ आपकी अम्मी को अच्छे लगते हैं, जो सारी अम्मियाँ सुन रही हैं उनको भी अच्छे लगते हैं। तो शाहरुख क्या सुनाएंगे? कोशिश करते हैं नुसरत फतेह साहब का एक कलाम। और गिटार पे? क्या बात, क्या बात है, तो जबरदस्त फ्यूजन हो जाएगा फिर। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। हाँ गम है या खुशी है तू मेरी
जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी रात का चराग, मेरी रात का चराग, मेरी नींद भी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं फिजा की शाम हूँ, मैं फिजा की शाम हूँ, रुत बहार की है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी क्या बात है, क्या बात है। और वो क्या था, इसी का एक शेर है ना कि दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू। बहुत खूबसूरत। खान नासिर साहब काज़मी को साहब गाना- की पोइट्री। खान साहब को गाना जरा मुश्किल काम है, तो वैसे बड़े अच्छे से निभाया आप। किसको देख के शौक हुआ कि मुझे भी गाना चाहिए? मैं जो है जब अपनी टीन एज में मतलब कॉलेज लाइफ में था तो खान साहब को ही सुनता था, उनकी जो है वो कवालियाँ वगैरह, और उसके अलावा अली ज़फ़र, आतिफ असलम तो फिर फेवरेट है। अच्छा, आपको पता ही है। यानी कि क्लासिकल से लेके पॉप तक सब पसंद है आपको। मैं एक्चुअली वर्सटाइल सिंगर हूँ और सबको गाना चाहिए, आपको सबको गाना आना चाहिए। आपको एक जो है ना जॉनरा में जो है ना अपने आप को पाबंद नहीं कर लेना चाहिए। सही इसके लिए तो बेसिक्स का मालूम होना जरूरी है कि आपकी गायकी के सुर। हाँ, मतलब लो गज़ल स्केल का एक कौन और सा है? तरीका है, पॉप का और तरीका है, कवाली में थोड़ा सा आपको खुला हो जाना पड़ता है। वो और कहते हैं कि अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा सिंगर वो बनता है जिसको अपने स्केल का पता चल जाता है कि मैं किस स्केल का हूँ, कि कहाँ तक मेरा अपनी रेंज level, आपको पता अपनी हो कि range। मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। हाई और आपके मिड्स और लोज जो हैं वो आपको मालूम होने चाहिए कि मेरी कैपेसिटी कितनी। लेकिन शाहरुख, आपकी आवाज़ सुन के लग नहीं रहा कि आपने सिर्फ 2 साल हुए हैं प्रैक्टिस की है। इट्स रियली अमेजिंग। तो मुझे ये बस ये मेरे बताइएगा, टीचर्स का कमाल है, उन्होंने ही जो सिखाया वही है। लेकिन तो ये जो फ्यूजन है, अब हम देखते हैं कि आजकल रिमिक्सेस किए जा रहे हैं और पसंद भी बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। ये फ्यूजन, इसको आप कैसे देखते हैं? क्लासिकल हो, पॉप हो, आजकल उसके साथ साथ मेटालिक भी इंक्लूड किया जाता है। देखें, रीमिक्स और रीमेक जो हैं वो तब तक तो ठीक है जब आप उनके बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो अब देखें। जिस तरह मैंने जो पढ़ा है, इसमें आजकल कुछ लोगों ने नए अपनी तरफ से पोइट्री ऐड Lyrics की हुई भी है, हैं। लेकिन नासिर काज़मी साहब का लिखा हुआ और उनके आगे हम कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, So, बिल्कुल सही कहा थोड़ा आपने। सा- अच्छा शर्जील, इसमें ना जो सॉरी शाहरुख, जो सबसे अहम चीज़ है, बहुत सारे सिंगर्स आते हैं वो इसी तरह से असातिज़ा के गाने गाते हैं और गाना गाने के बाद उनकी वीडियो वायरल होती है, लेकिन उसके बाद अपना गाना नहीं बनाते। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि आप जो है ना कॉपी कैट बन के रह जाते हैं और अपना जो आर्टिस्ट का मकसद है क्रिएट करना। तो जब तक आप अपना पार्ट नहीं अदा कर रहे, आप म्यूज़िक की फील्ड में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो मतलब आप अपने मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, वो अच्छा जो है वो रिकॉर्डिंग में सुना जाता है। तो ये है कि अपना कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, जैसा भी हो। तो शाहरुख, आपका भी कोई प्लान है अपना बनाने का, साथ साथ और ख़ास तौर पे आप किस तरफ जाना चाहते हैं खुद से जब आप डेब्यू करेंगे अपना? तो क्लासिकल में या पॉप में? मैं जो हूँ वो पॉप में ही रहूँगा और थोड़ा सा क्लासिकल का उसमें टच दे के। बाकी है कि मैं राइटर भी हूँ, मतलब इतना अच्छा नहीं हूँ, एमेच्योर राइटर हूँ। तो क्या लिखते कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ अपने लिए सॉन्ग्स जो है ना लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक कुछ खैर बनाया नहीं है ऐसा कि जो प्रेजेंटेबल हो, लेकिन कोशिश अभी जारी है। जब होता है कि अक्सर धुन बन जाती है, पहले चलते चलते आपके ज़हन में धुन आ जाती है, फिर आप ऐसे ही उसके मुताबिक अल्फाज तरतीब देना शुरू करते हैं। अक्सर होता है कि अल्फाज मिल जाते हैं, फिर धुन बनाने में मसाइल आते हैं। तो आजकल तो एक और ट्रेंड है कि जो गाना हिट है उसकी रील बनाओ, गा दो, सोशल मीडिया पे डाल दो। कवर गा लो उसका और हाँ वो ठीक है, वो ट्रेंड है, लेकिन देखें आप कुछ चीज़ें जो है वो देख समझ के गानी पड़ती हैं कि इनका अगले पे क्या असर पड़ेगा, मेरी पर्सनैलिटी से क्या जो है वो मैसेज कन्वे होगा आवाम को,
ये सारी चीज़ें सोच के आपको कोई भी कवर बनाना चाहिए तो वो बनाना चाहिए। शाहरुख कुछ और सुनाना चाहेंगे हमें जरा डिफरेंट सा? अभी तो आपने इसको क्लासिकल बताएं ना, टच अपनी दिया पसंद का है। सिंगर बता रहे हैं। अपनी पसंद का? हाँ, जो मैं अपनी पसंद हाँ, का तो और बताऊं? क्या? नहीं, शाहरुख की मर्जी है। हम शाहरुख को फर्स्ट टाइम में अब टफ आतिफ का टाइम नहीं नाम लिया है, देंगे। आतिफ का नाम लिया है, अली जफर का नाम लिया है। शाहरुख टफ दोनों में से टाइम दे किसी एक दें का। आपको थोड़ा सा? हाँ सुना देता हूँ कुछ मैं आपको। प्लीज। एक सॉफ्ट सी चीज़ है जो अली ज़फ़र साहब ने भी की थी, काफ़ी पहले की थी शायद आप लोगों को, तो वो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ी सी। तुम मेरे पास नहीं हो, मुझे इसका गम है, तुम ख्यालों में जो आए ये भी क्या कम है, तुम मेरे पास नहीं हो, मुझे इसका गम है, तुम ख्यालों में जो आए ये भी क्या कम है, मेरी तन्हाई से टपका हुआ आंसू तुम हो, मेरी तन्हाई से टपका हुआ आंसू तुम हो, प्यार एक फूल है, उस फूल की खुशबू तुम हो, मेरा चेहरा मेरी आँखें मेरे गेसू तुम हो, मेरा चेहरा मेरी आँखें मेरे गेसू तुम हो। क्या बात जबरदस्त, है, प्यार एक जबरदस्त, फूल जबरदस्त। है, और ये उस देखिए, फूल की खुशबू इस चीज तुम को खान साहब ने गाया ओरिजिनली, फिर उसको अली ज़फ़र ने परफॉर्म किया, और अली ज़फ़र के बाद अब शाहरुख ने इसको परफॉर्म किया। तो हम तो अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जाते जाते शाहरुख अपनी पसंद का कोई गाना, अपनी पसंद का कुछ भी जो सुनाना चाहें हमारे नाज़रीन को वो सुना सकते हैं। बिल्कुल। हम बिल्कुल जनाब, हम इजाज़त लेते हैं और हम चाहेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है सुबह पाकिस्तान, इसका बड़ा ज़बरदस्त था, एक म्यूजिकल एंड हो, सो अपनी मेज़बान मानुर कुरैशी और रिजवान अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, तेरा हूँ जो भी पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या